तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन अपने फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी इसका फॉर्मूला डिराइव करवाया था। आज मुझे आपको डिस्कस करना है डिफरेंट फ्लो। उसमें से फर्स्ट है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो। फर्स्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो बच्चों फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जैसा चैप्टर का नेम है वैसे ही इसमें फर्स्ट हमको डिस्कस करना चाहिए स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, the flow of fluid is such that in which each particle follows the path of its preceding particle with the same velocity and in same direction is called streamline flow. ऐसा फ्लो जिसमें हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है और हर पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन किसी पॉइंट पर उतना ही होता है जितना उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल का था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ऐसे फ्लो को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे बच्चों में एक बताने वाला हूं आपको टर्बुलेंट फ्लो। तो द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स is zigzag or random, then the flow of fluid is called turbulent flow. ऐसा फ्लो जिसमें जो फ्लूइड है उसके पार्टिकल zigzag रैंडमली मूव करते हैं, कोई भी पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं करता है, उस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब ये जो मैंने आपको बताया इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूं तो आप लोग देखते हैं समर टाइम में, गर्मी के दिनों में आप लोग को पता है रिवर्स जो होती है उनका फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो पानी सूख जाता है, रिवर में पानी बहुत कम रहता है, रिवर फ्लो तो करती है पर बहुत कम वेलोसिटी से। यदि आप रिवर के साइड में खड़े हो जाएं और छोटे छोटे पेपर पीसेस ले लें और यदि कुछ कुछ टाइम इंटरवल पर उन पेपर पीसेस को छोड़ते जाएं तो आपको देखने मिलेगा कि एक लाइन बन जाएगी। जो सबसे पहले आपने फर्स्ट पेपर पीस छोड़ा था वो सबसे आगे हो जाएगा, उसके बाद वाला उसके पीछे, उसके बाद वाला उसके पीछे, उसके बाद एक लाइन बन जाएगी। एक्चुअली में वो पेपर पीसेस किसके कांटेक्ट में है? वाटर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। हर पेपर पीस अपने प्रीसीडिंग पेपर पीस के पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब फ्लूइड में भी ऐसा ही हो रहा है। हर फ्लूइड पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग फ्लूइड पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन। तो ऐसे फ्लो को बच्चों अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन समर के बाद आप लोगों को मालूम है रेनी सीजन स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पर रेन गिरने लगती है, थोड़ा थोड़ा सा रिवर फ्लो बढ़ता जाता है। आप इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो आपको देखने मिलेगा जब रिवर फ्लो बढ़ रहा है तब भी ऐसा हो रहा है, और फ्लो बढ़ रहा है तब भी ऐसा हो रहा है, और रिवर फ्लो बढ़ रहा है तो भी ऐसा हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसको फ्लड की पोजीशन भी बोलते हैं। फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, उसमें जब आप पेपर पीसेस को छोड़ेंगे तो कोई भी पेपर पीस अपने प्रीसीडिंग पेपर पीस के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस पेपर पीस के कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो भी अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उस फ्लो को अपन बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद क्या आया? टर्बुलेंट फ्लो। फॉर एग्जांपल पहले रिवर की वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। फ्लो कैसा था? स्ट्रीमलाइन। फिर मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड हो गई तो भी फ्लो कैसा मेंटेन है? स्ट्रीमलाइन। 5 मीटर पर सेकेंड हो गया तब भी ऐसा है, स्ट्रीमलाइन।
इस तरीके से फ्लो बढ़ रहा है। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 मीटर पर सेकंड तक ऐसा हो रहा है कि हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन 12 के बाद जैसे ही फ्लो इंक्रीज हो गया तो फ्लो क्या बन गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। कोई भी पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो 12 मीटर पर सेकंड है इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी। फ्लूइड की वो वेलोसिटी जिससे पहले तक फ्लो कैसा मेंटेन था, स्ट्रीमलाइन, और उससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर फ्लूइड का फ्लो कैसा हो गया, टर्बुलेंट। ऐसी वेलोसिटी को अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बच्चों यहां पर मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो आपको समझाया, सेकंड मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो समझाया, थर्ड मैंने आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बताई। The velocity of fluid below which the flow of fluid remains streamlined and above which the flow becomes turbulent is called critical velocity. Critical velocity, it is denoted by Vc. तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको डिस्कस किया है स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी को बच्चों Vc से डिनोट करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग Vc से डिनोट करते हैं। इसके बाद मुझे बच्चों आप लोग से डिस्कस करना चाहिए विस्कस फ्लो, विस्कस लिक्विड और एंड नॉन विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड एंड नॉन विस्कस लिक्विड। तो बच्चों द लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी इज कॉल्ड विस्कस लिक्विड। ऐसे लिक्विड जिनमें विस्कोसिटी होती है उनको अपन बोलते हैं विस्कस लिक्विड, लेकिन जिनमें विस्कोसिटी नहीं होगी उनको हम बोलेंगे नॉन विस्कस। ये जो नॉन विस्कस है बहुत इजीली फ्लो कर जाएंगे क्योंकि कोई भी लेयर दूसरी लेयर के पार्टिकल्स का मोशन का अपोज नहीं करेगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, पर फिर भी लिक्विड्स में वाटर को और गैसेस में एयर को नॉन विस्कस मान लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मुझे आपको डिस्कस करना चाहिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल ऐसे लिक्विड्स जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनका वॉल्यूम चेंज ना हो। जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वॉल्यूम चेंज ना हो, डेंसिटी चेंज ना हो, ऐसे लिक्विड्स को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। A liquid whose volume and density remains unchanged during the flow is called incompressible liquid. Most of the liquids are incompressible because due to compression, the change produced in their volume and density are negligible. Next बच्चों आइडियल लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं, उनको हम आइडियल लिक्विड बोलते हैं। जिनमें वॉल्यूम चेंज ना हो फ्लो होने से, डेंसिटी चेंज ना हो, जो नॉन विस्कस हो, इजीली फ्लो कर रहे हो, उनको हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। मैंने बताया लिक्विड्स में वाटर को, गैसेस में एयर को हम लोग आइडियल फ्लूइड मानते हैं। नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद मुझे आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन करना है, वो है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, when the velocity of flow of a viscous liquid is less than the critical velocity, its flow is called laminar flow.
मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिए। When the velocity of flow of a viscous liquid is less than the critical velocity, its flow is called laminar flow. The surface joining the heads of velocity vector of a liquid flowing through a pipe in a section is called velocity profile. यदि किसी पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है और उनके जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके हेड्स को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जो उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। तो कुछ कभी ऐसा होता है लिक्विड्स में कि जब हम देखें तो ये इस तरीके से वेलोसिटी हर पॉइंट पर इक्वल होती है, पाइप के कॉर्नर्स पर भी और मिडिल में भी। तो इसकी जो हेड्स हैं इसको अपन बोलते हैं प्लेन लेमिनार फ्लो, प्लेन लेमिनार फ्लो, प्लेन लेमिनार फ्लो, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स पर वेलोसिटी इक्वल है। पर जनरली ऐसा नहीं होता है, पाइप में से जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके कॉर्नर्स पर सरफेस के क्लोज जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे कॉर्नर से अपन मिडिल की तरफ जाते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और मिडिल में जो पार्टिकल होते हैं उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये जो वेक्टर्स है इनको अपन जब ज्वाइन करेंगे इनके हेड्स को तो आपको दिखाई दे रहा है ये पैराबोलिक है, इसलिए इसको हम पैराबोलिक लेमिनार फ्लो बोलते हैं, पैराबोलिक लेमिनार फ्लो। इसके बाद बच्चों मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर। तो नेक्स्ट डिस्कशन मेरा जो आपसे होने वाला है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? एक प्योर नंबर है जो डिसाइड करता है कि लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा। जब किसी पाइप से लिक्विड फ्लो करता है तो उस लिक्विड का फ्लो कैसा होगा ये रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है। तो यदि हम किसी पाइप से जब लिक्विड फ्लो करता है तो उस कंडीशन में जो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है ईटा पर, रो पर और डी पर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ईटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती रो और डी डायमीटर। यदि हम इनको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट से अपन इक्वेट करते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर आर। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला बनता है क्रिटिकल वेलोसिटी। यदि कोई पाइप है और इस पाइप से यदि लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इसमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। This critical velocity it is inversely proportional to density of liquid. This critical velocity it is inversely proportional to diameter of tube or diameter of pipe. तो बच्चों यदि हम इक्वल करते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू r into theta upon rho into d।
What is R? This is called Reynolds number. Reynolds number. इस रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है ये डिसाइड करती है कि फ्लो कैसा होगा। यहां पर मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। What is rho? Density of liquid. What is d? Diameter of tube or diameter of pipe. अब इसमें बच्चों जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये रेनॉल्ड्स नंबर ही डिसाइड करता है। तो जब इस रेनॉल्ड्स नंबर तो बच्चों ये जो रेनॉल्ड्स नंबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो कैसा रहेगा। जब R की वैल्यू लेस देन 1000 होती है तो फ्लो जो रहता है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम रहता है। लेकिन जैसे R की वैल्यू 1000 क्रॉस करती है और 2000 से कम होती है तो मिक्स स्टेट रहती है। कुछ पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो जिगजैग मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही R की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो जाती है तो फ्लो जो रहता है वो प्योरली टर्बुलेंट हो जाता है। कोई भी पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं करता, सब जिगजैग मूव करते हैं। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो डिसाइड करता है कि पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो कैसा रहेगा। इसके बाद बच्चों मुझे आपको जो बताना है वो बताना है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बताना है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो करता है तो उसके हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जितना एरिया ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी और एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। What is principle of continuity? According to principle of continuity, when an ideal fluid, ideal liquid, when according to principle of continuity, when ideal fluid flows through non-uniform pipe, then its each section velocity of a liquid it is inversely proportional to cross sectional area. एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। और बच्चों ये प्रैक्टिकली आपने देखा है बगीचे में पानी सींचने के लिए जो आप पाइप यूज करते हैं ना, जब वो पूरा पाइप ओपन रहता है उसको आप थंब से प्रेस नहीं करते हैं, पूरा ओपन रहता है तो वाटर निकलता है, कुछ दूर तक जाकर गिरता है। लेकिन उसी पाइप को जो आप थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वही वाटर दूर तक जाने लगता है। क्यों दूर तक गया? वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया। तो यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? When an ideal liquid flows through non-uniform pipe, then its each section velocity of a liquid it is inversely proportional to cross sectional area.
thus V it is inversely proportional to A or V is equal to K upon A, therefore AB is equal to a constant। अब यदि आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं हम। आपको मालूम है यहां से जो लिक्विड इंटर कर रहा है उसका मास सपोज m1 पर सेकंड, जो मास है वो इंटर कर रहा है m1, और चूंकि पाइप में फ्लो कर रहा है स्टोर तो हो नहीं रहा है, तो यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसको सपोज मैंने बोल दिया m2, तो आपको बोलना पड़ेगा m1 इज इक्वल टू m2, आपको बोलना पड़ेगा m1 इज इक्वल टू m2। What is m1, what is m2? Mass of liquid, m1 mass of liquid entering in pipe per second। What is m2? Mass of liquid leaving pipe per second। बच्चों मास क्या होता है? अच्छा मास पर सेकंड बोल रहा हूं तो आप समझ रहे, ये होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां पर जाएगा v1 और यहां जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v2। वॉल्यूम क्या होगा? तो आपको मालूम है वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पर सेकंड मैंने बोला है, ध्यान रख दीजिए। और ज्यादा है तो आप इस बात को ऐसा समझ लीजिएगा कि मान लीजिए टी टाइम में कितना मास एंटर कर रहा है m1, तो टी टाइम में कितना मास एंटर कर रहा है m1, तो 1 सेकंड में कितना m1 बाय टी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब आप यदि चाहे ऐसे ही टी टाइम में कितना मास यहां से बाहर निकल रहा है, मान लीजिए m2, तो 1 सेकंड में कितना m2 बाय टी, तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड m1 इज इक्वल टू m1 की जगह m1 बाय टी लिख देते हैं, मास पर सेकंड लिखना है ना, इसलिए यहां पर अपन लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड लीविंग पाइप पर सेकंड m2 बाय टी, है ना। अब आपको पता है यहाँ पर मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां पर भी जाएगा डेंसिटी इनटू v2 अपॉन t। डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल क्योंकि लिक्विड तो सेम है ना। अब बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट और लेंथ अपॉन टाइम, यहां पर भी ऐसे होगा a2 इनटू x2 अपॉन t। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो v1, यहाँ पर a2 इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी v2, मतलब a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ab इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू k अपॉन a, मतलब वेलोसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या समझाया मैंने? When an ideal fluid liquid flows through pipe, आइडियल बोला मतलब इनकम्प्रेसिबल भी हो गया और नॉन विस्कस भी हो गया। When an ideal liquid flows through non-uniform pipe, then its each section velocity of a liquid it is inversely proportional to cross sectional area। तो बच्चों ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बाद हमको पढ़ना चाहिए एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स। लिक्विड्स में 3 टाइप की एनर्जी होती है,
उसमें से एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी होती है प्रेशर एनर्जी। ये 3 टाइप की एनर्जी जो है वो लिक्विड्स में पॉसिबल है। उसमें से फर्स्ट मैं बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ m मास और v वॉल्यूम। भाई मास बता रहा हूं तो वॉल्यूम भी तो होगा, तो उसकी होती है बच्चों हाफ m इंटू वी स्क्वायर। आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, m मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई। लेकिन यदि यही मैं काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट मास, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर मास की वैल्यू 1 कर दीजिए। एक तो वो भी है, पर मुझे जो सिखाना है भाई, m मास की मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला हाफ एम वी स्क्वायर, तो यूनिट मास की क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन m। कैंसिल हो गया। जो आप बोल रहे थे वो भी ठीक है, जो मैं ये बता रहा हूँ ये भी ठीक है, पर ये मेरा बताने का कुछ मीनिंग है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन m, mm कैंसिल, फाइनली हाफ v स्क्वायर, फाइनली हाफ v स्क्वायर। ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी किसकी बताई थी? m मास और v वॉल्यूम। तो v वॉल्यूम की इतनी, यूनिट वॉल्यूम की पूछूं मैं तो आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन v। जब पर यूनिट मास बताना था तो आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड किया। यदि मैं पूछूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप क्या बोलेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी। टोटल काइनेटिक एनर्जी को पूरे कंप्लीट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो इसलिए यहां पर जाएगा हाफ dv स्क्वायर, v स्मॉल v मतलब वेलोसिटी, है ना। अब यदि मैं यही पूछूं आपसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, पर यूनिट वेट, तो आप बोलेंगे सर सिंपल टोटल काइनेटिक एनर्जी को उसके वेट से डिवाइड कर दीजिए m इंटू जी से, तो ये mm कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा? v स्क्वायर बाय 2g। दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। इसको बच्चों बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं और वेलोसिटी हेड। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट मास कंप्लीट वॉल्यूम की यदि बोला जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर, यूनिट मास के लिए बोला जाए तो हाफ वी स्क्वायर, यूनिट वॉल्यूम के लिए बोला जाए तो हाफ डी वी स्क्वायर, यूनिट वेट के लिए बोला जाए तो v स्क्वायर बाय 2g। इसी को बच्चों बोलते हैं वेलोसिटी हेड। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जैसा आपने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ m मास और v वॉल्यूम, वैसा ही मैं आपसे बात करूं पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे मालूम है आप लोग को पता है, आप बोलोगे सर बहुत सिंपल चीज बता रहे हो आप तो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ m मास और v वॉल्यूम। भाई यदि आप वाटर को वाटर टैंक में यहाँ पर राइट कर दोगे हाइट पर, कितनी हाइट पर? h हाइट पर मैं पूछूंगा कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप बोलोगे mgh। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? पूरे मास की। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? पूरे वॉल्यूम की। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ m मास और v वॉल्यूम, तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पर? mgh।
यदि यही मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट मास, तो आप तो सेम ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, mgh को m से डिवाइड कर देंगे, mm कैंसिल, gh आ जाएगा। यदि मैं पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप सेम ऐसा करेंगे, mgh को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो क्या जाएगा, dgh आ जाएगा। इसमें यही पूछूंगा आपसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, तो क्या करेंगे आप, सिंपल mgh को वेट mg से डिवाइड कर देंगे, mg mg कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h। इसको बच्चों बोलते हैं पोजीशन हेड, इसको बोलते हैं पोजीशन हेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हो गई, हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट मास कंप्लीट वॉल्यूम की कितनी हो गई, mgh, यूनिट मास की कितनी हो गई, gh, यूनिट वॉल्यूम की कितनी हो गई, dgh, और पर यूनिट वेट की कितनी हो गई, h। इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन हेड। इसके बाद अपन को देखना है नेक्स्ट बच्चों, मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है प्रेशर एनर्जी। देखो एनर्जी बोल रहे हैं हम लोग, एनर्जी मींस व्हाट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है तो वर्किंग। अब जैसा कि बात करें बच्चों, ये मान लीजिए पाइप है, इसमें यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर मतलब फोर्स भी लगेगा, प्रेशर की वजह से फोर्स, और ये पिस्टन यहाँ वाटर है, और मान लीजिए x1 से कहाँ आ गया, थोड़ी देर में पिस्टन मूव करके x2 पर आ गया, यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया। अब मैंने पूछा वर्क, तो आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, नहीं प्रेशर के फॉर्म में बोलो, तो आप बोलोगे सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो यहाँ फोर्स की जगह पर अपन क्या रख देंगे, प्रेशर इनटू एरिया। भाई प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो इनटू डेल एक्स, तो W इज इक्वल टू P इनटू एरिया इनटू डेल एक्स, एरिया इनटू डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। यहाँ पर क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं V। तो आपको समझ में आया प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, निश्चित रूप से प्रेशर इनटू वॉल्यूम होगी। किसकी होगी, कंप्लीट मास की होगी, कंप्लीट वॉल्यूम की होगी। तो बच्चों यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ m मास और v वॉल्यूम, तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यदि मैं बोलूंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो आप बोलोगे सर इसको pv को डिवाइड कर दीजिए, किससे, मास से। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी, वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में लाओ तो क्या आएगा, p बाय d। मतलब यदि मैं पूछूं आपसे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे p बाय d। यदि मैं पूछूं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल इज इक्वल टू p। This is what pressure energy per unit volume। अच्छा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो आप क्या बोलोगे इसको, भाई प्रेशर एनर्जी को डिवाइड कर दोगे वेट से, mg से, और आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो d इनटू g। ये क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। इसको बच्चों बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर
हेड, ठीक है ना। तो ये है बच्चों प्रेशर एनर्जी। जो बच्चे वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं वो सोचते होंगे सर ये बार बार आते हैं फिर ऐसा हाथ उठाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में बच्चों, मेरे पास में इस वक्त बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, और उसी वीडियो में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास वीडियो ही है और उसके थ्रू आप भी पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब ये मैंने रिकॉर्डिंग रोका तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना।